अब मैं ये और बता दूं, डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके लेवल आता है वो 33 केवी से नीचे का लेवल आता है, जिसमें आप अंडर आपके 33 केवी की लाइनें आएंगी, 11 केवी की लाइनें आएंगी, 33 केवी के सभी स्टेशन आएंगे, और एलटी आएगी पूरी, जो भी है शहरों में एलटी है उस हिसाब से। जो प्रसारण होता है उसमें 132 केवी आता है, 220, 400, 765, ये जो भी अबव वाले हैं ये सारे उसके अंडर आते हैं। अब ये तो आपका जो जैसे भी आपको सुटेबल लगे उस हिसाब से आप भर देना। अब उसके बाद में दूसरा आता है सिलेबस, जो अपना मेनली फोकस है वो है सिलेबस पे। सिलेबस में दो भाग हैं, एक है टेक्निकल, एक है नॉन टेक्निकल। आपको मैं बता दूं, टेक्निकल सबका इक्वल रहेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ज्यादा डिफरेंस इसमें नॉन टेक में आएगा, मतलब कि जैसे टेक्निकल में 120 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें 5 नंबर मैक्सिमम डिफरेंस आता है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल आते हैं। नॉन टेक ही सबसे ज्यादा मैटर किया था पिछली बार, और इस बार भी करेगा, क्योंकि उसमें 80 तो क्वेश्चन आते हैं, और टाइम भी शायद 60 मिनट ही होता है मुझे जहां तक याद है, और वो कम रहता है उसके लिए। अब मैं आपको पहले टेक्निकल के बारे में बताता हूँ। टेक्निकल में 120 क्वेश्चन आएंगे। मैंने कैसे स्टडी करी थी, मैंने आईईएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए थे, पहली चीज, जो कि हर एग्जाम में लगाते हैं अपन। दूसरा, एक बुक आती है आर के राजपूत, उसके क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे नॉर्मली, जैसे कि आप जैसे भी मतलब कि रात में जैसे सो उससे पहले 150 या 200 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, अगले दिन फिर पढ़ लो, तो धीरे धीरे क्या है कि मतलब क्वेश्चन आपके सामने से निकलेंगे। जैसे हर एग्जाम में क्या होता है कि जैसे 120 क्वेश्चन है, उसमें 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होते हैं, मतलब उनका कोई लिंक नहीं है, अगर आपको आता है तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। ये जो नॉर्मल लेवल के एग्जाम है इनकी बातें कर रहा हूँ मैं। तो वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वो बहुत बेनिफिट देते हैं। तो इसके लिए टेक्निकल के लिए आप पहले से भी कर रखा होगा। बाकी इसका मेनली तो आईएएस के क्वेश्चन, एक आर के राजपूत बुक है उसको पढ़ लेना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्जाम पेपर। मतलब आज से 10 जो भी मतलब एग्जाम पेपर्स हैं जिनके मिल सकते हैं, जैसे आंध्रा में भी होता है, तेलंगाना, इनमें सब में मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एग्जामें होती हैं, तो उन सारों के पेपर ले लेना। मेरे तो उस टाइम मैंने ऑल इंडिया का लिया था, मेरा कोई एक दोस्त था आईआईटी का, उसके पास ये पेपर थे 10 से 15, उनको मैंने लगाया, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपस में रिपीट होते हैं। न्यूमेरिकल वाले तो बहुत कम आते हैं लेकिन आप कर लोगे, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन रिपीट होंगे, जैसे एक एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट है वो ही अगली में आते हैं। तो अगर आप 10 लगातार मतलब कोई भी एग्जाम जो जिनके पेपर आपको मिल सकते हैं, अगर वो अगर आप लगाते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन पक्के रिपीट होते हैं, और वो ही आपको स्कोर औरों से अलग करेंगे। बाकी तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस पे आते हैं, क्योंकि टेक्निकल ज्यादा हार्ड आता नहीं है। फिर दूसरी चीज ये है कि टेक्निकल में 100 मतलब 120 क्वेश्चन है, इसमें टाइम आराम से बचेगा, काफी टाइम बचेगा। टाइम की कहीं कोई लिमिट इसमें है नहीं, मतलब अपने को इसके बारे में, टाइम के बारे में सोचना नहीं चाहिए जहां तक मुझे लगता है। अब जो मैंने लिया था नॉन टेक। अब नॉन टेक क्या होता है कि जैसे पहले 2016 में एग्जाम थी, उस टाइम नॉन टेक वालों की थी, तो उनको तो अपन कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका नॉन टेक अच्छा होता है, कोचिंग भी करी होती है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि टेक्निकल वालों का मैक्सिमम रहता है, क्योंकि टेक्निकल 120 क्वेश्चन उनको आते नहीं जो स्कोरिंग होते हैं, तो फिर नॉन टेक सबका कॉमन नॉर्मल हो जाता है कि किसी को ज्यादा नहीं आ रहा है। अब थोड़ी सी स्टडी करने पे डिपेंड करेगा। तो नॉन टेक में टोटल 80 मतलब कि 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 मार्क्स के आएंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के 14-14 आते हैं, और जीके के भी 20 आते हैं, और मैथ के 12 आते हैं। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि किसके लिए क्या करना है। सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग के जो 20 मतलब कि क्वेश्चन है, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मल बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर की वो ले आना बुक, मतलब कि कोई भी किसी भी कंपनी की हो उसका कोई मतलब नहीं है। आप तो कोई भी पेपर ले आओ, उसमें से 15 पेपर तो आपको देने ही देने, और वो भी टाइम लिमिट के हिसाब से। मेरे शायद ये 18 पेपर दिए थे मैंने उस टाइम। जैसे रोज एक देता था, उसमें क्या होता है कि जैसे उसका जो टाइम रहता है पीओ का, सेम उसी टाइम के अंदर उसको दो, जितना हो सके। कोई दिक्कत नहीं है, नंबर एक बार स्टार्टिंग में कम आएंगे, क्यों अपना उससे तैयारी वैसी नहीं होती है। जैसे पहला पेपर दिया, देने के बाद में उस पेपर को पूरा का पूरा एनालिसिस करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे पेपर आपने दे लिया, आपके चाहिए कितना का 30 नंबर का था, आपके 5-7 ही आए हों, लेकिन उसके सारे के सारे क्वेश्चन चाहिए बाद में करो, और उसमें आंसर देख के करो। इनका पैटर्न लगभग फिक्स रहता है, वही पैटर्न दोबारा आएगा। जैसे हर में लगभग चीजें सेम आती हैं, कोई थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है। तो आज आपके 5 आए, फिर 10 आए, 15-20 आने लग जाते हैं धीरे धीरे, और इसका उससे थोड़ा सा नॉर्मल आएगा, तो अपने को फायदा ये हो जाएगा कि अपन उस टाइम जब इसको करेंगे तो ये आराम से हो सकता है।
तो रीजनिंग के कोई बुक मत लगाना। मेरे कई दोस्तों ने वहाँ पे बुक भी लगाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन मुझे नहीं लगा उनको कोई फायदा हुआ इस चीज से। आप तो नॉर्मली पेपर लाओ, उन पेपर को दो और टाइम के अनुसार देना। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन था जो काफी बड़ा था, मतलब जैसे साइज में काफी बड़ा रहता है, तो अपन उसको छोड़ देते हैं। मैंने भी सोचा यार इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, पढ़ने में ही 10 से 15 मिनट लग रहे थे, मतलब कि 5-7 मिनट लग ही जाते हैं, बड़ा क्वेश्चन है उसमें, मतलब कि कॉलम से भी बने हुए थे। फिर मेरे को किसी एक दोस्त ने एक दिन उसको थोड़ा सा समझाया, फिर वो क्वेश्चन इतना सिंपल था कि 10 से 15 सेकंड के अंदर हो जाता, क्योंकि पैटर्न फिक्स है, चीजें सेम आएंगी, पूछेगा भी सेम, सिर्फ उसी में देख के अपने को करना था। तो क्वेश्चन कोई मत छोड़ना, ऑल टोटल क्वेश्चन देखना उसमें, क्योंकि उसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन है, मेरे को उस टाइम का याद है। तो वो अपने को क्या स्कोर करते हैं, न उसमें टाइम लगता, वो तो मतलब एकदम फ्री का नंबर है। दूसरी आती है हिंदी। हिंदी में नॉर्मली कहीं से पढ़ लो, कोई इतना है नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, एक आरआरबी बैंक पीओ हिंदी पेपर आते हैं। आरआरबी बैंक पीओ के हिंदी के पेपर आते हैं, मतलब उसमें क्या हिंदी लैंग्वेज है। जैसे वो ये रूरल बैंकों का पीओ की एग्जाम करवाते हैं, या आईबीपीएस ही करवाती है, तो उसमें हिंदी का पेपर आएगा, उसी पैटर्न पे डिक्टोप आएगा। मेरे को ये नहीं पता था, लेकिन मैं लाइब्रेरी में जहाँ रहता था वहां पे कोई एक लड़का लेके आया, मैंने पेपर देखे थे। वही चीजों को ही आप कहीं से देखना है, मतलब वो ज्यादा बाहर से नहीं देते, उनका फिक्स पैटर्न रहता है, जिसमें एक तो पैसेज आएगा। अब पैसेज में क्या करना है आपको बता दूं, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, पैसेज में पहले क्वेश्चन पढ़ने, पैसेज से पहले हमेशा क्वेश्चन पढ़ना। जिससे क्या, आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ने में जैसे मैक्सिमम 1 मिनट लग जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, उसके बाद जैसे ही आप उसको पैसेज को पढ़ोगे, जो लाइन का वो क्वेश्चन था, वो लाइन आते ही आपको 100% क्लिक करेगा, तो आपको दोबारा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही हुआ वहां जाके नीचे जाके उसको क्लिक मार दो फिर, और तो उससे क्या स्पीड बढ़ती है अपनी। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, हिंदी के लिए आरआरबी बैंक पीओ हिंदी पेपर आती है। उसमें जैसे पेपर तो 3-4 ही मिले थे मेरे को तो उस टाइम। अगर आपको कुछ और पढ़ना है, मतलब इन सारी चीजों की, जैसे उसमें से आपको मतलब पैसेज 4 ही मिले, आप और पैसेज करना चाहते हो, तो एक 2016-17 में जब ये वैकेंसी आई थी नॉन टेक से, तब एक बुक चली थी कि RSCB INJN करके, एक इतनी मोटी बुक आती थी, इतनी मोटी। उसके अंदर मतलब नॉन टेक भर भर के दे रखा है, भयंकर। लेकिन वो कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ जैसे आपको मतलब कि हिंदी का पैसेज आपको पढ़ने हैं, तो उसमें जाके हिंदी के पैसेज कर लो 1-2। इंग्लिश का करना तो इंग्लिश का कर लो। एक उसमें जैसे 11th-12th की जो मैथ्स होती है, उसके वो फॉर्मूले दे रखे हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहो तो उसमें पढ़ सकते हो। ऐसे उसको ज्यादा मत पढ़ना, बस जितनी ये चीजें मैन मैन है यही आपको फोकस करनी है। उसके बाद में आगे इंग्लिश पे आता है। इंग्लिश मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी। मुझे पता है आईबीपीएस की इंग्लिश अच्छी आती है, अगर किसी की इंग्लिश अच्छी हो तो वो अलग अलग जगह से कर सकता है, लेकिन मैंने तो इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया नहीं, और चीजों पे किया था। और इंग्लिश हार्ड भी आती है, लोग इतने कर नहीं पाते हैं, और मेरे जैसे नॉर्मल 3-4 नंबर जो भी हैं वो तो आ जाते हैं, कि नॉर्मल चीजें हैं वो तो आ जाती हैं। फिर उसके बाद में मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग था वो था जीके करंट अफेयर। मेरे इसमें बहुत नंबर आए थे, लगभग 20 में से 18 नंबर थे मेरे आईएन पेपर में, जबकि इसका काफी हार्ड आता है। फिर मैंने, अब बताऊं मैं आपको जीके के लिए क्या क्या किया था। जीके में अगर दो तरीके हैं कि आप, एक तो जैसे मान लो कि 20 नंबर का पेपर है, उसमें से आप मतलब आपके पास टाइम कम है, या आप मतलब स्पीड से तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप करंट अफेयर को फोकस करो। पहली चीज, मेरी करंट अफेयर काफी स्ट्रांग हुआ करती थी। उसके लिए दो तरीके हैं, आपने करंट अफेयर के बारे में बताता हूँ। एक तो राजस्थान का करंट अफेयर है, एक इंडिया का करंट अफेयर है। तो राजस्थान के करंट अफेयर के लिए क्या करना है आपको, एक मूमल की बुक आती है राजस्थान करंट अफेयर की, उसके जैसे मान लो कि पतली सी आती है, ज्यादा मोटी नहीं आती। उसमें से आप ये मान लो कि रोज जैसे 4-5 पेज पढ़ते रहो लगातार, उसमें टिक करते रहो, और उस बुक को पढ़ लो। पहली चीज ये तो आपकी एक चीज है, ये 1 साल वाली लाना, 1 साल की जो आती है ना करंट अफेयर की वो। फिर जैसे आपकी एग्जाम आए, मैं हमेशा ये करता था कि एग्जाम से 5 दिन पहले मैं करंट अफेयर की वीडियो देखना चालू करता था, दोनों की। तो राजस्थान करंट अफेयर का वीडियो के लिए आपको क्या करना है, आप नॉर्मली यूट्यूब पे जाना, ये डाल देना राजस्थान करंट अफेयर वीडियो, ऐसे करके डाल देना, तो काफी वीडियो आ जाएंगे, बहुत सारे मतलब कि लोग डालते रहते हैं। तो उनमें से आप 10 वीडियो देख लेना, मतलब कि लगभग 5-6 घंटे के आसपास होंगे। उन 10 वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक दूसरे में रिपीट होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो जो हर वीडियो उसको मतलब कि हर वीडियो में ला रहा है, इसका मतलब वो बहुत है, और वो आपके याद भी अच्छे से हो जाएंगे।
तो अगर ये दोनों चीज कर लोगे तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर अच्छा हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडिया करंट अफेयर, इंडिया के करंट अफेयर की मैंने 3 चीजें करी थी। एक तो मैं बुक पढ़ता था अलग ही, टिट्स बिट्स करके एक बुक आती है, वो यहाँ तो शायद पता नहीं मुझे मिलती है कि नहीं, लेकिन दिल्ली में मिलती थी वो। उसमें क्या क्वेश्चन रहते हैं, वो हर मंथ की आती है, मैं उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ता था। ये अगर मतलब कि आपको ज्यादा ग्रिप नहीं लानी है तो इसको छोड़ भी सकते हो। उसमें 1000 से 1200 क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप कहीं पे बस में जा रहे हैं तो आप बैठे बैठे उसको पढ़ते रहें, टिक मार लो कहीं पे भी, मतलब उसको, मतलब अपन तो स्टडी के बीच में टाइम नहीं देना है। उस बुक में जैसे नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है, ये हर चीज के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगले मंथ के लाओगे उसमें आधे से ज्यादा पिछले मंथ के रिपीट होते हैं, उससे अगले में, तो वो क्या धीरे धीरे अपने सामने आते हैं तो अपने को याद हो जाते हैं। जैसे आप वहां आएगे तो टिक कर दोगे उसको। अब ये तो एक चीज हो गई। अब अगर आप इस टिट्स बिट्स को नहीं लाना चाहते हो तो एक दूसरी और आती है currentaffair.com, ऐसे करके एक बुक और आती थी, पतली सी, हर मंथ की निकलती है, उसको पढ़ सकते हो। चलो ये भी आप करो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो मैं तो एक वो आता था स्टडी IQ की वीडियो देखता था। स्टडी IQ के वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो भी किसके, मंथली वाले, पर डे वाले मत देखना, उसमें वो काफी ज्यादा मतलब कि अंदर तक बताते हैं द हिंदू का। लेकिन मंथ में वो 200 क्वेश्चन बताते हैं। जैसे आप एग्जाम से 4-5 दिन पहले स्टार्ट कर देना, या मतलब 10 दिन पहले स्टार्ट कर देना, तो आपने जैसे सिंपल 4 मंथ के देखना, तो 4 मंथ के जैसे अभी जस्ट आपसे पहला जैसे एग्जाम का पेपर बनता है उससे जस्ट पहला मंथ है, एक तो उसका वीडियो देख लो। हर में 200 के आसपास क्वेश्चन है, वो बताता जाता है, आपकी आंखों के सामने निकलेंगे तो वो अपने आप इतना तो हो जाएगा कि आप क्लिक कर सकते हो कहीं पे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके हिसाब से आपकी ये करंट अफेयर हो गया है। अब आता है जीके की, मतलब कि इंडिया का जीके तो आप बार बार करते रहते होंगे क्योंकि और भी एग्जामों में आता है। राजस्थान के जीके के लिए मैंने तो, जैसे मैं राजस्थान के जीके की और भी स्टडी करता था, तो मैंने तो वाईफाई स्टडी करके एक चैनल है यहाँ पे, उसके उस टाइम वीडियो चलते थे तो वो भी देखे थे, लेकिन उसमें तो टाइम बहुत लगेगा। तो आप नॉर्मली कोई भी सीखवाल या कोई भी बुक उठा सकते हो, लेकिन जीके इतना आया नहीं था। मेनली जो फोकस था वो 70% के आसपास करंट अफेयर ही आया था, 70 से भी ज्यादा आया था। तो आप अगर करंट अफेयर पे मेनली फोकस करोगे तो आपके अच्छे से मतलब कि अच्छा स्कोर हो सकता है। उसके बाद में आती है मैथ। मैथ 12 नंबर की आती है। मैंने तो मैथ का इतना कुछ स्पेशल किया नहीं था। एक एनसीईआरटी की क्वेश्चन बुक करके एक बुक आती थी वहां पे दिल्ली में, जिसमें हर पैटर्न पे एक एक दो दो क्वेश्चन थे, तो मैंने वो लगाई थी। जैसे मतलब कि उसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जैसे इंटीग्रेशन है तो उसके 20 से 25 क्वेश्चन दे रखे हैं, और मतलब हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास ही थे। और दूसरी चीज, मैथ 10 तक की नहीं आएगी, इसमें 11-12 की आएगी, जिसमें मेनली इंटीग्रेशन इन पे ज्यादा फोकस रहता है। तो इसके लिए कोई भी बुक कर सकते हैं आप। मैंने एक आपको स्टार्टिंग में जो बताई थी RSCB INJN की जो बुक आती है, उसमें भी हैं फॉर्मूले सारे दे रखे हैं अगर आप देखना चाहो, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत हैं, उतने क्वेश्चन मत करना। नॉर्मली मतलब कि जितने फॉर्मूले अपन देख सकते हैं उतना ही इस पे फोकस करना। आगे मैं बताऊंगा कि मैथ के लिए मैंने ऐसा क्यों बोला है। और जिनकी मैथ स्ट्रांग है उनकी तो बात ही अलग है कि वो अपने हिसाब से जो अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट, कि अपन टाइम को कैसे करें। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जिनके नॉन टेक में 20 से 25 नंबर रह गए, अच्छा आता था लेकिन वो टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाए। टेक्निकल में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि टेक्निकल में टाइम बहुत बचता है, लास्ट में 15 से 20 मिनट तो आप ऐसे बैठे रहोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा टाइम मिलता है उसमें एक्स्ट्रा। जैसे मान लो 2 घंटे का होता है तो 1 घंटे में पेपर ही हो जाता है। अब नॉन टेक में टाइम का मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले इसको 3 स्टेपों में बांटना, मतलब आपको जो पूरा पेपर है वो 3 स्टेपों में करना है। पहली स्टेप में आप हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के जो सिंपल क्वेश्चन जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप रीजनिंग दोगे तो उनमें से जैसे 30 क्वेश्चन है, उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब कि 30 सेकंड भी नहीं लगती उनमें। तो आपको सबसे पहले वो करना है, और बाकी बिल्कुल आप छोड़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चारों चीजें वो हैं जिनके अंदर टाइम नहीं लगता। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो उसके हिसाब से क्या है कि आप, जैसे हिंदी है, अब हिंदी में भी एक चीज का ध्यान रखना, जैसे पैसेज ये है, इसकी या तो पहले प्रैक्टिस कर लेना, वरना उस टाइम पे कई बार इसमें टाइम लग जाता है। तो आप नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग है, यह आपको सबसे पहले करना है, और तुक्के मारने नहीं है, सीधी बात ये है।
तो हिंदी इंग्लिश ये चारों हो गए। रीजनिंग में सिर्फ सिंपल क्वेश्चन, एक टेबल का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट आता है शायद, वो मत करना, वो सबसे लास्ट में करना है। उसमें कई बार क्या होता है वो सही से सेट नहीं हो पाता। फिर ये स्टेप क्लियर होने के बाद में आप जैसे 1 से लेके 80 क्वेश्चन तक के बीच में जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे वो सारे कर दिए। फिर वापस 1 पे आ जाओ, क्योंकि दिक्कत तो अपने है नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में डायरेक्ट हो जाता है क्वेश्चन पे क्लिक। वापस 1 पे आए, फिर आपको 2 करने हैं। एक तो रीजनिंग के नॉर्मल क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा सा टाइम मतलब लगता है लेकिन हो जाएगा, एक तो वो। और एक मैथ के सिंपल क्वेश्चन, जो मैथ के अगर आपको लग रहा है कि एकदम फॉर्मूला बेस है, स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन करने हैं। फिर जैसे ये 1 से 80 के बीच में करते जाओ फटाफट, और ये होते हैं फिर आप दोबारा से 1 पे आओ। इस बार आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। एक तो मैथ के वो क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हैं, मतलब लेकिन उनको कर सकते हो, और एक रीजनिंग के इस टाइप के, जैसे अपन टेबल का जो मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या फिर जैसे ब्लड ग्रुप या कुछ भी जो मतलब कि जो लेंथी हैं, जिनमें मतलब कि अगर मतलब टाइम लगता है लेकिन हो सकते हैं, और होंगे तो 4-5 होंगे एक साथ। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप लास्ट स्टेप में लो। अब इसका मैं बताऊं क्यों आपको मैं ऐसे बोल रहा हूँ। जैसे कई लोगों ने ऐसे बताया मुझे, जैसे स्टार्टिंग में उन्होंने सेटिंग अरेंजमेंट करना शुरू किया, अब वो उसको गोल टेबल बनाया, उसके चारों ओर बैठाया, अब कहीं ना कहीं वो मतलब कि बैठ नहीं पाए, तो उनकी फिर क्या अपने पास डिप्रेशन बहुत ज्यादा आता है। एक तो वो 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे, दूसरे अपनी 7-8 मिनट बिना किसी क्वेश्चन के निकल गई, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। अब जैसे आप ये 2 स्टेप कर लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है कि अगर 1% मेरे से ये नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो हो चुके हैं जो भी अपने को आते थे थ्योरेटिकल, अब वो हैं जो सिर्फ टाइम टेकिंग वाले हैं। तो रीजनिंग के हार्ड और जो टाइम लेने वाले हैं वो, प्लस मैथ के जो हार्ड है, ये दोनों क्वेश्चनों को लास्ट में करना है। मैथ का मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैथ में कई के क्वेश्चन बहुत हार्ड आए थे, मतलब कि नॉर्मली उनमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए था, और वो इंटीग्रेशन इस टाइप के आते हैं कि उनको करने में काफी टाइम लगता है। तो मैंने क्या कि इसको लास्ट में किया था, इसका मेरे को काफी बेनिफिट भी मिला था। और अब मैं आपको मतलब कि मेरे जो नंबर्स आए थे उनके बारे में बताता हूँ कि कैसे कैसे आए थे। पहले मैं जेईएन की बात करता हूँ। जेईएन मैंने अजमेर विद्युत वितरण से दिया था। टेक्निकल में मेरे 120 में से 97.50 नंबर थे, और ये मेरे नहीं लगभग लोगों के इतने थे, क्योंकि टेक्निकल में ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है। नॉन टेक में मेरे थे 48.50। ये नंबर बहुत बड़ा मतलब अपने आप में एक डिफरेंस था, जिसमें क्योंकि लोगों के 25 या 30 नंबर के आसपास लोगों की ज्यादा रहे थे। टोटल मेरे 146 थे, थर्ड मेरी रैंक थी। और जनरल की जो कट ऑफ है, मैं आपको कट ऑफ मार्क्स भी बताता हूँ। जनरल की जो मैं पहले कट ऑफ बताऊंगा वो रहेगी डबल में, मतलब अपने मतलब कि बिजली बोर्ड में ये रहता है कि पहले डबल को बुलाते हैं, फिर वेरिफिकेशन करते हैं, फिर सिंगल मतलब उनमें से जो जो सिंगल है उनकी लिस्ट बाद में निकालते हैं। जैसे मतलब कि वेरिफिकेशन में टॉप नंबर वाला नहीं आया तो वो पोस्ट नीचे वाले को मिल जाती है एक साथ। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 131, ओबीसी की 121, एससी की 105, एसटी की 98.5। ये है डबल की, और इनमें लगभग 5 मार्क्स जोड़ लेना, ये गई थी सिंगल की। तो आप अगर जनरल की बात करें तो 136 के आसपास गई थी इसमें एबीवीएनएल में। वो जेबीवीएनएल में थोड़ी कम थी, मतलब इनके पेपर पे अलग अलग डिपेंड करता है, किसी का थोड़ा पेपर हार्ड आ जाता है, किसी का सिंपल आ जाता है, फिर मतलब कि लड़के भी अलग अलग बैठते हैं दोनों में। ओबीसी की 126 के आसपास गई थी, एससी की 110 के आसपास, और एसटी की 103 के आसपास मान लो, 1-2 नंबर ऊपर हो सकता है। अब आईएन की बात करते हैं। आईएन में मेरे टेक्निकल में 100 पॉइंट मतलब कि 100.5, नॉन टेक में 43.5, टोटल 144। कट ऑफ गई थी इसकी जनरल की गई थी 145, और ओबीसी की गई थी 144। मतलब कि अब मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या हुआ था हमारे साथ। इसकी जो डबल की कट ऑफ गई थी वो गई थी, ओबीसी की बात करता हूं मैं, 134 के आसपास थी। मतलब मैं जनरल से सिलेक्ट था डबल में, लेकिन वहां पे दिक्कत आईएन में ये आती है कि टोटल 16 वैकेंसी थी, जिनमें से कुछ तो जनरल की होती हैं जो सबके लिए कॉमन होती हैं, मतलब उसमें अपना स्टेट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, बाहर वाले भी आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तो वो जनरल की गई 145 के आसपास। अब ओबीसी बॉयज की 2 सीट थी, क्योंकि और गर्ल्स में चली जाती हैं, प्लस एससी एसटी फिर उनकी जो गर्ल्स हैं उनमें चली जाती हैं, विडो भी हो सकते हैं।
तो वो 2 में से एक बंदे के 144 पॉइंट कुछ थे, तो वो मेरे से ऊपर सिलेक्ट हो गया ओबीसी में, और दूसरा मैं सिलेक्ट हो गया, और मेरे नीचे से 143.75 एक और थे, वो रह गए। जबकि अपनी डबल की कट ऑफ है उससे 10 नंबर ज्यादा है। अब जनरल के थ्रू सिलेक्ट हो रहे हो, लेकिन जब ये पोस्ट कम हो जाती हैं, जैसे ओबीसी में 1 या 2 हो जाती हैं, तब फिर क्या कि ये दिक्कतें आने लग जाती हैं कि अगर आपसे ऊपर कोई भी बंदा रहा तो आप बाहर निकल जाओगे, ये सारी चीज। और हाँ, अब मैं आपको ये और बता दूं कि मेरे इसमें मतलब कि आईएन में 43.5 नॉन टेक्निकल में थोड़े कम थे। क्यों थे? उसकी एक वजह तो ये थी कि आईएन की वैकेंसी कम रहती है, तो अपने भी यही सोचा सेम कि अब जेईएन में तो चलो मेरे को लग रहा था हो जाएगा, और आईएन में मैंने इतना सोचा नहीं कि नॉर्मली ओबीसी की 2 सीट है, उसमें पता नहीं होएगा कि नहीं, इतने सारे बच्चे बैठते हैं। तो मैंने जैसे नॉन टेक था उसमें लास्ट में रीजनिंग थी, तो उस टाइम मेरे को इतना वो नहीं किया मैंने, कि जैसे रीजनिंग में एक क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट वाला, वो नहीं हुआ, ऐसे करके 10 नंबर के मेरे रीजनिंग के छूट गए थे। लेकिन मेरे को बेनिफिट इसमें यह हुआ कि मेरे जो सिलेक्शन का मेन कारण था वो ये था कि मेरा जीके ये बहुत स्ट्रांग था। तो मेरे जीके में जो 20 क्वेश्चन थे उनमें से 17 से 18 क्वेश्चन सही हुए थे। तो उस चीज का अपने को क्या बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिट मिला। फिर मेरे को ये बाद में भी सोच मतलब समझ में आया कि जैसे डबल था फिर सिंगल हो रहा था, तो ऐसे लग रहा था कहीं निकल ना जाए, क्योंकि एकदम एज पे रह गए। तब ये बहुत बड़ा धोखा होता है कि यार उस टाइम अगर